होते हैं। जैसे एक बड़े आदमी के बारे में आपने कहा वो कुत्ता है, उसकी नस्ल कुत्ती, सब कुत्ते। ये तो बताइए किसके बारे में कह रहे थे आप? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आप कभी ना कभी किसी न किसी नेता के भाषण या बयान को ज़रूर सुनते होंगे। आप उस पर अपनी राय ज़रूर रखते होंगे कि ये इस नेता ने बहुत ही अच्छा भाषण दिया, बहुत ही अच्छा बोला, और ये नेता थोड़ा बहुत सच भी बोलता है, और ये जो भी बोलता है वो करता है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे नेता होंगे जिनको आप लोगों ने सुना होगा। उन्हीं नेताओं में से एक नेता हैं जिनका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। दोस्तों, ये बहुत ही मारूफ व मशहूर हैं। आपने भी सुना होगा इनके बहुत सारे बयान को, बहुत सारे भाषण को। दोस्तों, लेकिन मैं आज उनका एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आपने बहुत सारे बयान असदुद्दीन ओवैसी के सुनेंगे, बहुत सारे भाषण सुने होंगे, लेकिन ये वीडियो कुछ अलग है। तो दोस्तों, ये आपकी अदालत, आपने सुना होगा एक एंकर है जो आपकी अदालत लगती है, तो उसमें एंकर पूछते हैं कि मतलब सवाल जवाब करते हैं। तो आपकी अदालत में असदुद्दीन ओवैसी को बुलाया गया, तो एंकर ने उनसे पूछा कि आप तो कभी झुकते नहीं हैं, कभी किसी इंसान के सामने नहीं झुकते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने कितना ही प्यारा जवाब उस एंकर को दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं किसी इंसान के सामने नहीं झुकता, मैं झुकता हूँ सिर्फ अपने अल्लाह के आगे झुकता हूँ, और किसी के आगे नहीं झुकता। दोस्तों, इतना ही ख़ास और बेहतरीन वीडियो, और जिनकी सोच बिल्कुल अलग है, यानी जो ये सोचते हैं कि मैं अपने मुल्क के लिए क्या कुछ कर दूं, अपने मुल्क को कितना आगे लेकर चला जाऊं, अपने मुल्क के में जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों के बारे में सोचने वाला एक अच्छा बेहतरीन नेता, जो ये सोचता है कि अपने मुल्क की गरीबी को कैसे दूर किया जाए, जो ये सोचता है जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनके लिए रोज़गार का इंतज़ाम कैसे किया जाए, जो ये सोचता है जो नौजवान पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी, उनके लिए नौकरी का इंतज़ाम कैसे किया जाए, जो ये सोचते हैं कि जिनके घर में खाने तक का इंतज़ाम नहीं है उनके बच्चों को 2 रोटी का इंतज़ाम कैसे किया जाए। दोस्तों, ऐसा अच्छा और सच्चा नेता कभी कभी हमको मिलता है, और ऐसे नेता के बयान को हमें, ऐसे नेता के भाषण को, ऐसे नेता के बयान को हमें ज़रूर सुनना चाहिए। दोस्तों, जो सच और हक बात से कभी पीछे ना हटे, ऐसे नेता को हमें चाहिए हम ज़रूर सुने। दोस्तों, अगर कहीं पर भी कोई अच्छा इंसान कुछ बोले तो उस पर हमें गौर करना चाहिए और उसे सुनना चाहिए, ना कि ऐसे फेंकने वाले लोगों के चक्कर में पड़ना चाहिए जो लंबा लंबा फेंकें, सिर्फ फेंकें और करें कुछ नहीं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से दूर रहें, अपना वक्त बर्बाद मत करें, लेकिन जो सच और हक बात कहे और इस्लाम के दायरे में रहकर जो बात बोले उनकी बातों को हमें ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि उनसे एक हमें इल्म भी मिलता है और कुछ मालूमात, दीन की भी मालूमात होती है। तो ऐसे लोगों के बयान को हमें ज़रूर सुनना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को आप पूरा देखें, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे तमाम सुन्नी आलिम दीन के ख़ास बयान को आप तक लाते रहेंगे, ताकि हमें और आपको दीन की ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हो सके। दोस्तों, हम ऐसे लोगों को हरगिज़ अपने चैनल पर नहीं लाएंगे जो ये कहते हुए फिरते हैं कि ओम अल्लाह दोनों एक है। दोस्तों, ऐसे लोगों से बचें अपने ईमान की हिफाजत के लिए, जो ये कहते हुए फिर, और उनके चाहने वाले भी कुछ ऐसे चतुर्वेदी हैं, उनके चाहने वाले ये कहते हैं कि अरशद मदनी ने जो कहा सही कहा, ओम अल्लाह दोनों एक है। अरे भाई, अगर सही कहा है तो दिखाओ कुरान में कहाँ लिखा है कि ओम अल्लाह दोनों एक है। लेकिन दोस्तों, चलो ये तो बाद में बात करेंगे। आप जो वीडियो है आप उसको देखिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए, क्योंकि हम ऐसे तमाम सुन्नी आलिम दीन के ख़ास बयान को आप तक ला देने की कोशिश करें। दोस्तों,
बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर अपने चैनल को चलाने के लिए कुछ भी अलूल फलूल डालते रहते हैं और आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये सब फालतू चीज़ें हमारे चैनल पर नहीं मिलेगी। जो काम की चीज़ें हैं, जो हमारे लिए दीन की बातें सीखने और सिखाने की बातें, इंशाल्लाह हमारे चैनल आपको मिलेगी। और हम सिर्फ सुन्नी आलिम दीन को अपने चैनल पर लाने की कोशिश करेंगे और उनके ख़ास बयान को लाने की कोशिश, ताकि हमें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हो सके। इसलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ये मत देखें कि भाई इनके चैनल पे व्यूज़ कम है, सब्सक्राइब कम है, तो क्यों देखें, ये क्या बोल पाएंगे, ये क्या लाएंगे। तो अगर ये देख के धंधा करेंगे तब तो भाई फेंकू चैनल की तरफ आपको जाना पड़ेगा। अगर ये देखेंगे शायद ये इनके चैनल पे भाई सुन्नी आलिम दीन का बयान है, तो ये सुनना चाहिए, ज़रूरी है, तो शायद हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप करेंगे। तो अगर दिल कहे तो करें, नहीं करते तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन कहना हमारा फ़र्ज़ है। तो आप वीडियो देखें, वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब वीडियो देखें। अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। पिछले दिनों आप में से बहुत सारे लोगों ने मेल पर, फेसबुक पर, ट्विटर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, एसएमएस के जरिए मुझे मैसेज भेजे एक ऐसे शख्स को आपकी अदालत में बुलाने के लिए जिसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वो जब जबान खोलते हैं आग उगलते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारे दिल की बात कहते हैं। प्लीज वेलकम ऑल इंडिया MIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी। आज के इस शो में हमारे जज हैं भास्कर के नेशनल पॉलिटिकल एडिटर अभिलाष खांडेकर। और आपकी अदालत में आज का ये इंटरेस्टिंग मुकदमा शुरू करें इससे पहले आज के जज अभिलाष खांडेकर की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई की इजाज़त दी जाती है। और इससे पहले कि इल्ज़ामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, हम इल्ज़ाम लगाएं ओवैसी साहब पर, एक नज़र डालेंगे असदुद्दीन ओवैसी के पॉलिटिकल करियर पर। असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रेसिडेंट हैं। असदुद्दीन ओवैसी और इनके परिवार का पुराने हैदराबाद इलाके में काफी रसूख है। ये इस इलाके से 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी के फादर सलाउद्दीन ओवैसी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 6 बार लगातार चुनाव जीते थे। असदुद्दीन ओवैसी पुराने हैदराबाद से 2 बार MLA भी रह चुके हैं। लंदन से लॉ ग्रेजुएट असदुद्दीन ओवैसी एक असरदार स्पीकर हैं। ये अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी माइनॉरिटीज के लिए इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, नर्सिंग और आर्किटेक्चर के 10 कॉलेज चलाते हैं। इनके 2 हॉस्पिटल भी हैं। लंदन से लॉ ग्रेजुएट असदुद्दीन ओवैसी आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है आपकी अदालत में। पहला इल्जाम असदुद्दीन ओवैसी पर। आपकी अदालत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम है कि ये असभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ओवैसी साहब, बहुत सारे भाषण मैंने आपके सुने, इंटरनेट पर बहुत सारे लोग आपके वीडियोस को पसंद करते हैं। आप जो भाषा बोलते हैं बहुत स्वीट, अच्छी भाषा आप बोलते हैं। जैसे 31 मई 2014 को एक बड़े आदमी के बारे में आपने कहा वो कुत्ता है, उसकी नस्ल कुत्ती, सब कुत्ते। वो जो पब्लिक मीटिंग थी हमारी, उसमें उसके उसी दिन बेंगलुरु में 6 लोगों को पकड़ा गया था, जिसमें से 2 पर गोली मारी गई थी, जो हैदराबाद को आ रहे थे। और उनका टारगेट पुलिस ने बताया कि शायद वो मुझे या हमारे किसी MLA को
तो उस पस मंज़र में वो बात कही गई। मगर ये जो उसको कट एंड पेस्ट जॉब किया गया, एक ज़ेम टीवी कुछ वेबसाइट है पाकिस्तान का, उसी के ज़रिए मुझे मालूम हुआ। अब ये तो बताइए किसके बारे में कह रहे थे आप? नहीं सर, अब जिसके बारे में कहना था उनके बारे में उनको मालूम होगा। अब वो बात हो गई, अब उसको नया क्यों फिर उसको शुरू किया जाए, क्योंकि जिन्होंने कहा था कि टायर के नीचे को आ जाए, तो सर अब इस तरह की बातें हो जाती हैं। अच्छा, आप ऐसा करते हैं कि पब्लिक के लिए और अदालत के लिए मैं एविडेंस के तौर पर वो वीडियो सुनवा देता हूं, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, और फिर पता चलेगा कि आपने क्या कहा था और कितनी जरूर। मीठी भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं। ज़रूर। याद रखो नौजवानों, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते के बच्चे हैं। तुम अल्लाह की तरफ पलटो, ये खत्म होंगे इंशाअल्लाह ताला। जो हमको कुत्ते का बच्चा बोल रहा था, वो कुत्ता, उसकी नस्ल कुत्ते, सब कुत्ते। वैसे साहब, हैदराबाद के लोगों को मैं जानता हूं, वो तो बड़ी डिग्निटी से, बड़े स्वीट बोलते हैं। पढ़ाई भी आपकी लंदन में हुई है, ये कहां से सीखा आपने? ये हमने सीखा उन लोगों की बातें सुन कर, जो 50 साल से ये समझ रहे थे कि हम गूंगे हैं। हमने उनसे सीखा जो इन्होंने कहा था कि इस धरती को समताल होना पड़ेगा, 5 दिसंबर को कहा गया था। हमने उनको देख देख कर बोलना शुरू किया जिन्होंने कहा था कि एक धक्का और दो। हमने उनको देख देख कर अपनी ज़बान खोलने में मजबूर हो गए जिन्होंने कहा था महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े लीडर है कि मुसलमान लड्डे हैं। हमने उन लोगों को सुना जिन्होंने कहा था कि हम रिलीफ कैंप इसलिए चलाएं ताकि आपका प्रोडक्शन सेंटर बढ़े। हमने उन लोगों को सुना जिन्होंने कहा था कि कोई टायर के नीचे अगर कोई कुत्ते का बच्चा आ जाए, तो सर बताना ये है कि हम यही चाह रहे हैं कि एक उसूल बन जाए पूरे मुल्क में कि कोई भी इस तरह की बात ना करे। मैं यकीनन आप जो आपने ये बात, देखिए मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, जरा मेरी बात को मुकम्मल आप मेरी भी बात सुन लीजिए। आपने ये बात 31 मई 2014 को कही, जब मुल्क नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री इलेक्ट कर चुका था। देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी भाषा इस्तेमाल करना अच्छी बात है? सर, जमहूरियत में अगर कोई मुल्क का वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, क्या उनके लिए बात ज़ेबा देता कि वो ये कहें कि जो टायर के नीचे आ जाए वो कुत्ते का बच्चा? क्या ये इनके लिए ज़ेब देता जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बने थे अटल बिहारी वाजपेयी? हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको सेहत दे कि इस धरती को समताल होना पड़ेगा। क्या इनके लिए ज़ेब देता जिन्होंने कहा था कि एक धक्का और दो, और वो ख़ुद हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स बन गए? तो ये चीज़ है कि आपकी बात सही है कि इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मगर थाली तो 2 हाथ से बचती है, 1 हाथ से नहीं रोक सकती। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि दूसरी तरफ से भी, हर तरफ से भी। लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने नरेंद्र मोदी साहब के बारे में कहा हो, मुलायम सिंह यादव, उनकी भी बहुत सेवा की आपने। वो भी दिखा दीजिए। मैं उसकी बानगी भी अदालत में पेश कर देता हूं। आपने कहा ये मौलाना नहीं, आरएसएस की चड्डी पहने हुए मुलायम है। ये मुलायम सिंह ख्वाब देख रहा है, गैर जरूरी अपने आप को मौलाना मुलायम, मौलाना मुलायम। ये मौलाना नहीं है, बल्कि आरएसएस की चड्डी पहना हुआ मुलायम सिंह है। इसको शिकस्त देना आजमगढ़ की आवाम को, और आजमगढ़ की आवाम को बताना है कि आजमगढ़ शिबली की सरजमीन है। अब मुलायम सिंह यादव तो कहते हैं कि वो जिंदगी भर आरएसएस के खिलाफ लड़ते रहे हैं, वो विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ लड़ते रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी कब बनी? बाबरी मस्जिद के शहादत के उस मलबे के ऊपर समाजवादी पार्टी बनी, और हमेशा मुलायम सिंह यादव ने यही बात कहते रहे कि मैं मौलाना हूँ, मौलाना हूँ। और लोगों ने देख लिया कि ज़्यादा मुझे दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ। और उसके बाद
इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद 600 से ज़्यादा कम्युनल राइट्स और इंसिडेंट्स हुए। अखिलेश यादव के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कितने वाक़यात हुए। इसके बावजूद भी जो पार्टी अपने आप का बड़ा दावा करती है कि हम मुसलमानों के बहुत बड़े हमदर्द हैं, हर एतबार से वो लोग नाकाम साबित हुए। रिजर्वेशन का वादा किया गया था 16% देंगे, वो ख़त्म हो गया। बच्चों को छोड़ने की बात की गई थी, वो मजाक बन के रह गया। और फिर मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि विश्व हिंदू परिषद के लीडरों के साथ मुलायम सिंह यादव ने वो जो 84 कोसी यात्रा से पहले कहा कि खैर सगाली मुलाकात है। 2 घंटे की मुलाकात, कोई मुग़ल आज़म पिक्चर देख रहे थे क्या मुलायम सिंह? 2 घंटे की मुलाकात और उसके बाद आप देखिए सब तूफान मचता गया। तो ये असली चेहरा है मुलायम सिंह का, और इसको बेनकाब करना मैं समझता हूँ कि मेरा फ़र्ज़ है कि लोगों को बताऊँ। और आखिरी बात सर, आज़मगढ़ में मुझे 1-1.5 साल से जाने नहीं दिया जाता। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी बात को बोल सकता हूँ, मगर मुलायम सिंह क्योंकि वहाँ के MP हैं, परमिशन देकर हमको कैंसिल कर दिया जाता है। 4 मरतबा हो गया आज़मगढ़ में। आप आग लगा देंगे आज़मगढ़ में जाएंगे तो? नहीं सर, अगर मैं आग लगाता हूँ, अगर मैं आग लगाता हूँ या फिर मुलायम सिंह को मैं नीचे गिराता हूँ, ये तो वक्त तय करेगा। अगर मैं जाकर कोई गलती करता हूँ, आप मुझ पर फ़ौरन केस बुक करिए। मैं कई मरतबा वहाँ के SP से बात किया, मैंने कहा कि अगर मैं गलत बोलूँगा, आप बोलिए कि रुक जाइए, मैं रुक जाऊँगा। बोला हम इस मैदान में हैं, इस सियासत में हैं, आप हमको जेल को ले जाइए, केस बुक करिए, हम तैयार हैं। लेकिन आप कहते हैं कि दूसरे ऐसी भाषा बोलते हैं उससे आप सीखते हैं। क्या कभी मुलायम सिंह ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया? मुलायम सिंह यादव ने, खैर उनको बात ही करना नहीं आता सर, क्या बात करेंगे वो। अब उस पर क्या, मैं उनको ज़्यादा पर्सनल अटैक नहीं करना। क्या नरेंद्र मोदी ने कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया? सर अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा, मैं आपको आउटलुक मैगजीन का हवाला दे रहा हूँ। जब 2002 के उस बड़े प्रोग्राम और जेनोसाइड के बाद जब असेंबली के इलेक्शन हुए, तो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर गुजरात के अपने तकरीरों में क्या क्या नहीं कहा। जेम्स लिंगडो, अहमद भाई पटेल, मियाँ मुशर्रफ, क्या हम ये कैंप्स चलाएंगे इसलिए कि यहाँ पर प्रोडक्शन सेंटर हो जाए आपका? सर आप भूल चुके होंगे, मैं तो नहीं भूला। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूला और मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। और जब वो आपकी अदालत में आए तो हमने उनसे पूछा था और उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ी मत दो, अगर मैंने गलती की है तो मुझे फांसी पर लटका दो। उन्होंने कहा 125 करोड़ देशवासी मेरे भाई हैं, चाहे नोच डालो, भेदभाव नहीं करूंगा। लेकिन आप कुत्ता ऐसी भाषा का इस्तेमाल है। सर भेदभाव की आप बात कर रहे हैं। मुझे एक बात मुझे बता दीजिए, क्या हिंदुस्तान का वजीर आज़म पार्लियामेंट में खड़े होकर प्रेसिडेंट एड्रेस के डिबेट में ये जुमला जेब देता है उनको कि 1200 साल की गुलामी? क्या मतलब था उसका? 1200 साल की गुलामी से हमको आज़ादी मिली। 650 साल तो मुसलमान भी हुकूमत की है इस मुल्क में, तो क्या वो भी गुलामी थी? मैं मानता हूं अंग्रेज़ों के खिलाफ हम तमाम ने मिलकर लड़ा, वो गुलामी का वक्त था, मगर उसको आप 1200 साल की बात करते। दूसरी बात, 15 अगस्त को लाल किले से वज़ीर आज़म ने कहा कि 10 साल का मॉरेटोरियम होना चाहिए कम्युनल राइट्स के ऊपर। 10 साल क्यों, 100 साल चाहिए, ले लीजिए। मगर ये कैसे टास्क मास्टर हैं, वो बोलते कुछ हैं और फिर उन्हीं के MP योगी कुछ और बोल देते हैं। ये कैसे टास्क मास्टर हैं कि साक्षी महाराज बोलते कि पूरे मदरसे टेररिज्म के सेंटर हैं और फिर वज़ीर आज़म की हुकूमत 200 करोड़ देती है मदरसों को। ये कैसी बात है, मुझे समझाइए आप। कि एक वज़ीर मनिका गांधी कहती है कि गाय को काटा जा रहा है, कैटल को काटा जा रहा है, फिर ये हुकूमत जो मशीनरी आती है उस जानवर को काटने के लिए, इंपोर्ट ड्यूटी 10 से 6% कर देती है। तो ये जो है ना सर, ये जो आपकी बात बिल्कुल नहीं, ये जो जेकिल एंड हाइड की पर्सनालिटी है, आप मेरी बात से मुत्तफिक नहीं हो सकते।
मगर मैं जो आपके सामने हूं वो अंदर भी हूं और बाहर भी हूं। मगर ये बात कि भाई मैं इस दूध का धुलावा हूं, मगर मेरे साथी कर रहे हैं, मुझे मत बोलिए, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं, ये कैसे हो सकता है? ये हमको बता दीजिए कि आप चीफ मिनिस्टर थे, अभी आपने कहा कि मैं भेदभाव नहीं करता हूं। अक्षरधाम का जजमेंट आया, जिस वक्त बीजेपी पावर रिजल्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन मुसलमानों को टारगेट बनाया गया और इन्वेस्टिगेशन गलत किया गया और इनको सिर्फ नाम की बुनियाद पर 10 साल 11 साल उनके खराब हो गए। क्या ये भेदभाव नहीं है? मुझे ये बता दीजिए कि क्या ये भेदभाव नहीं है कि आज गुजरात में कोई अगर अपना घर बेचना चाहता है तो हुकूमत से परमिशन लेना पड़ेगा। आज वजीर आजम बोलते हैं मैं गंगा को साफ कर दूंगा, मगर क्या यह बात गलत है सर कि वहां पर जुहापुरा के इलाके में पूरा अहमदाबाद का जो मेडिकल हॉस्पिटल्स का जो गंदगी है, वेस्ट है, लाकर वहां पर डंप किया जाता? ये हम बातें करते हैं तो लोगों को पसंद नहीं आता। आपकी सारी बातें ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, सही है गलत है बता दीजिए। आपको सारी बातें कहने का हक है ठीक। और बहुत सारी बातें लोग गलत करते हैं, कहने का हक है, लेकिन कुत्ता कहना ये मुझे समझ नहीं आता। नहीं सर, आप इस बात को समझ लीजिए कि जिन्होंने हमको ये कहते हैं कि टायर के नीचे कोई कुत्ते का बच्चा आ जाए, वो भी नहीं उसके सर देखिए सर, मेरी बात अल्फाज को फिर कर मैं ही बोल सकता हूं। वो भी सवाल हमने पूछा था उनसे और मैं बताता हूं उन्होंने क्या जवाब दिया था। हमने उनको पूछा था कि क्या आपने मुसलमानों की तुलना पपी से की, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि मैंने किसी को पपी नहीं कहा, मैं तो अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा था और मैं तो ये कहना चाहता था कोई चींटी मरती है तो भी दर्द होता है, तो ये कहना कि मैंने किसी को चींटी कह दिया ये उनकी थिंकिंग हो सकती है। सर इशरत जहां का एनकाउंटर की फाइल जो आईबी के ऑफिसर के प्रोसिक्यूशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रुकी हुई है, दे दीजिए सैंक्शन दे दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? कम से कम वो पहुंच जाएगा। आज जो लोग ये कहते हैं कि मैं इंसाफ कर रहा हूं, कि क्या मुझे एक बात बता दीजिए, क्या ज़किया जाफरी की आंख में डालकर कोई कह सकता है कि हां तुमसे इंसाफ होगा? बता दीजिए। सोहराबुद्दीन, ये तो सोहराबुद्दीन अदालतों के सामने है ना। सर ये भी तो अदालत है, यहां पर आपने मुझे कटहरे में लाकर बिठा दिया तो मुझे अपना डिफेंड तो करना पड़ेगा। सोहराबुद्दीन के भाई को, सोहराबुद्दीन का भाई आज इंसाफ के लिए लड़ रहा है। आज जितने लोग एनकाउंटर किए गुजरात में वो पूरे सर्विस में आ गए। सर क्या ये भेदभाव नहीं है? किसी के भाई को आप पुलिस वाले के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वो जेल में रहता है, निकलता है, आप उसको सर्विस में ला लेते हैं, तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप? आपको बिल्कुल हक है ये सब कहने का, लेकिन मैं बात दूसरी कह रहा हूं। सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, उनसे आपकी शिकायतें हो सकती है। कोई उनसे मिलने जाए तो आप उसे हरामी कहते हैं। अच्छा मैं आपको वो भी सुनवा देता हूं, आपको भी याद आ जाएगा किसको आपने मैं कहा जानता हूं, और फिल्म स्टार के बारे में बात कर रहे हैं, मशहूर फिल्म स्टार हैं, और आपने कहा था इनको कौन पसंद आता है? वो हरामी नाचने गाने वाला एक्टर, वो पतंग फहरा रहा है, याद रख तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा, तू जाएगा कब्रिस्तान। वो हरामी जो नाचने गाने वाला एक्टर जो पतंग पिला रहा है, याद रख तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा, तू जाएगा कब्रिस्तान में, तो तुझे मालूम होगा कि कौन हीरो था कौन हीरो नहीं है। नाम सलमान रखने से कोई सलमान नहीं हो जाता, सलमान रद्दी भी है। अब बताइए, जो एक्टर जिसको पूरे हिंदुस्तान की जनता मोहब्बत करती है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी से मिलने चले गए तो आपने इतने सारे प्यारे प्यारे जुमले उनके लिए गए। सर देखिए, जब ये मिलने गए, आपके लिए प्यारे हो सकते, मेरे लिए प्यारे नहीं है सर। मेरे लिए ये लोग हीरो नहीं हो सकते। नहीं, मैं बता रहा हूं, नहीं, मेरे लिए ये लोग हीरो नहीं हो सकते। मेरे लिए हीरो वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया और इस मुल्क के लिए अपना खून पसीना बहाया। ये लोग मेरे लिए हीरो नहीं है। ये पैसे लेकर हीरोगिरी करना अलग बात है। ये लोग जाकर क्या कहा मौसूफ ने कहा कि मेरी बहन अपने आप को सेफ महसूस करती है। ये उनका, आप वो बता नहीं रहे हैं। मैं पूरा बता नहीं, वो जब किस पस मंजर में
वहाँ पर कहा कि मेरी बहन बिल्कुल सेफ है वहाँ पर। हम ये पूछना चाहते कि कोई फिल्म स्टार अगर पॉलिटिक्स में आएगा और पॉलिटिशियंस की तायीद करेगा तो वो अपने आप को नहीं समझ सकते कि नहीं मैं होली का हूँ, मुझे कुछ मत बोलो, मैं तो एक्टर हूँ। अगर आप आकर किसी पॉलिटिशियन की तायीद कर रहे हैं तो फिर वो ओपन होते हैं। और अगर ये देखिए कहना, वो तो अपनी फिल्म का टैक्स माफ करवाने के लिए चीफ मिनिस्टर के पास गए थे और वो सब चीफ मिनिस्टर से मिले थे। अगर वो फिल्म का टैक्स माफ करवाने के लिए गए, कितने चीफ मिनिस्टरों से मिले? सब चीफ मिनिस्टर से मिले थे। नहीं सर, हमारे आंध्रा को आए, ना कई रियासतों को नहीं गए। अच्छा, वो फिल्म फ्लॉप हुई सुना मैं। फ्लॉप कैसे हो गई सर? अगर इतने प्यारे हीरो हैं आपके, आप वो कह रहे हैं कि वो नहीं, अगर इतने प्यारे हीरो हैं आपके, फ्लॉप कैसा हो गई? फ्लॉप क्या उसकी जिम्मेदारी मुझ पे डाल देंगे आप? बिल्कुल डालेंगे, क्योंकि आपने लोगों से कहा कि ये फिल्म मत देखो। अरे सर, मैं कौन होता हूं किसको बोलने वाला नहीं बोलने वाला? जमहूरियत है, आज हर चीज को कोई। इसी तकरीर में आपने आगे लोगों से ये कहा था कि इसकी फिल्म देखने मत जाओ। सर देखिए, लोग देखें नहीं देखें वो तो आवाम की मर्जी पर मुनसर है। लेकिन उसके बावजूद उस फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस किया था। मुझे नहीं मालूम कितने करोड़ का किया सर, मुझे परवाह भी नहीं है कि वो 1000 करोड़ का करे। एक और एक्टर की बात बताता हूं, ये तो आपके हैदराबाद के हैं, चिरंजीवी। उनके बारे में आपने कहा कि अगर हैदराबाद को यूटी बनाया तो तुम्हारी टूटी तोड़ देंगे। वो भी दिखा दीजिए, ये भी सुन लीजिए। हैदराबाद हमारा है, हैदराबाद सबका है, मगर ये यूटी की बात मत करो। तुम यूटी की बात करेंगे तुम्हारी टूटी ढीली कर देंगे हम। ये परमानेंट कैपिटल की बात मत करो चिरंजीवी, परमानेंट कैपिटल यूटी की बात मत करो। तुम बच्चे हो अभी, तुम शूटिंग करते करते कूद के वहां चले गए। इतने बड़े फिल्म स्टार हैं वो, इतनी फॉलोइंग है उनकी, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे जिस वक्त आपने ये कहा। अच्छी बात है। देखिए हैदराबाद के ताल्लुक से चिरंजीवी